नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना रहा कोई बंदा न बंदा नवाज। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ इससे बड़ा आइडिया कभी नहीं देखा गया। जरा सोचिए, जो आपका जूता पॉलिश करता है, जो आपके कपड़े धोता है, जो आपके मोहल्ले में सफाई करता है, वो नमाज में, पूजा में आपके बराबर खड़ा हो सकता है। इस्लाम ने दुनिया को सबसे पहले वो निजाम दिया जहां बंदे बंदे में कोई फर्क नहीं, जिसे हमेशा हीन भावना से देखा गया हो, जिसे हमेशा दुत्कारा गया हो। उसके लिए बराबरी की बात क्या मायने रखती है, यह आप उसके दिल से पूछिए। पूरी दुनिया का मुसलमान एक अल्लाह और उसके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आस्था रखता है, यकीन रखता है। और प्रॉफिट अपनी पूरी जिंदगी आदमी आदमी की बराबरी का संदेश देते रहे। लेकिन उनका आखिरी सेरेमन सामाजिक न्याय और बराबरी का सबसे बड़ा और पहला डॉक्यूमेंट माना जाता है। सभी इंसान बराबर हैं, मुसलमान ही नहीं, सभी इंसान बराबर हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर यानी गैर अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी मर्द को किसी औरत पर और किसी औरत को किसी मर्द पर कोई फजीलत, कोई बरतरी, कोई बड़कपन हासिल नहीं है। महिलाओं के अधिकार हों, जुल्म और अन्याय से बचो जैसी बहुत सारी बातें रसूल खुदा ने कही, जो इंसान को एक बेहतर जिंदगी देती हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमारे समाज में छोटे बड़े का फर्क आज भी जिंदा है। और आज भी कोई अशराफ है, कोई अजलाफ है, तो कोई अर्जाल है। इनमें से उच्च वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे अजलाफ और अर्जाल ही पसमानदा कहे जाते हैं। और मुसलमानों में पसमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 80 से 85% तक मानी जाती है, जिन्हें आजकल बहुत याद किया जा रहा है। कभी सौगाते मोदी की किट उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, तो अब वक्फ का फायदा इन्हीं पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचाने का दम भरा जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पसमानदा मुसलमानों की राजनीति से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? क्या पसमानदा मुसलमान मोदी के करीब आएगा? और कौन है पसमानदा मुसलमानों का नेता? और क्या वाकई मुसलमानों में पसमानदा बनाम अशराफ जैसी कोई लड़ाई अब भी बाकी है? इन्हीं सुलगते हुए सवालों के आज हम जवाब तलाशेंगे कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। स्वागत कीजिए सबसे पहले डॉक्टर रिजवान मीर का। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और अब स्वागत कीजिए डॉक्टर शकीलुज्जमा अंसारी साहब का। आपने ओबीसी कमीशन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और अब स्वागत कीजिए फिरोज अहमद साहब का। प्रेसिडेंट हैं आप ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के, और बड़ा योगदान रहा है मोमिन कॉन्फ्रेंस का ओबीसी मूवमेंट में, वो भी आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और अब स्वागत कीजिए शोएब जामई साहब का। आप AIMIM के प्रवक्ता हैं। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, कुछ अहम जानकारी आपको दे दें। भारत में पसमानदा मुसलमानों के नाम पर राजनीति हमेशा होती रही है, जो सामाजिक और आर्थिक संदर्भों से जुड़ी हुई है। पसमानदा शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ है पीछे छूट गए या हाशिए पर पड़े हुए लोग। यह भारत के उन मुसलमानों की बात है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और मुख्य रूप से निचली जातियों या दलित पृष्ठभूमि से कन्वर्ट होकर के इस्लाम में आए और उन्हीं के वंशज हैं। पसमानदा मुसलमानों में अजलाफ पिछड़ी जातियां जैसे अंसारी हो गए, कुरैशी हो गए, मंसूरी हो गए, अर्जाल दलित मुस्लिम जैसे धुनिया, धोबी, मेहतर, रंगरेज जैसे लोग, जबकि अशराफ उच्च वर्ग में जैसे सैयद, शेख, पठान लोग आते हैं। जो मुसलमानों में यानी अल्पसंख्यकों में ये उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, यानी 85% बाकी हैं, ओबीसी हैं, और 15% के आसपास उच्च वर्ग के लोग हैं जो सवर्ण खुद को कहते हैं, अशराफ कहते हैं। लेकिन ऐतिहासिक रूप से सत्ता और प्रभाव में उनका ही वर्चस्व रहा है। इतिहास में इस्लाम में समानता, बराबरी का दावा होने के बावजूद भारतीय मुस्लिम समाज में जाति आधारित भेदभाव जारी रहा। पसमानदा मुसलमानों के हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पसमानदा मुसलमानों ने सामाजिक न्याय की मांग उठानी शुरू की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जुलाहा बुनकर समुदाय से आने वाले अब्दुल कय्यूम अंसारी और मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस को वजूद में लाए वो लोग। और फिर जो जिन्ना का 2 राष्ट्र का सिद्धांत था उसको इस मोमिन कॉन्फ्रेंस के जरिए चैलेंज किया गया। पसमानदा मुसलमानों के हक की बात हुई। आजादी के बाद 1980 के दशक में महाराष्ट्र में अखिल भारतीय मुस्लिम ओबीसी संगठन ने पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई लड़ी, जिसके नतीजे के तौर पर कई पसमानदा समुदायों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया गया। 90 के दशक में अली अनवर, यह नाम भी आपका सुना हुआ होगा,
पसमानदा मुस्लिम महाज के जरिए, डॉक्टर एजाज अली ने ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के जरिए, ऐसे एक नाम शब्बीर अंसारी का आता है। इन लोगों ने ओबीसी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अली अनवर ने 1998 में पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना की और तभी से यह पसमानदा जो लफ्ज है वो चलन में आया। लेकिन इस पूरे ओबीसी मूवमेंट की शुरुआत मोमिन कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई थी। इसके पीछे की राजनीति वो भी जरा समझ लीजिए। पसमानदा आंदोलन ने मुस्लिम समाज के अंदर 85 बनाम 15 की बहस को तेज किया है और इसी 85% पर अब बीजेपी की नजर है। 2022 में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए कहा। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे अपने रणनीति के तौर पर शामिल किया। दानिश अंसारी को यूपी में मंत्री बनाया जाना इसी से जोड़कर देखा जाता है और पसमानदा मुसलमानों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि जानकार इसमें बीजेपी के लिए कोई बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं पाते हैं। अब हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले जरा हम आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब पहली दफा वक्फ बिल को लेकर जब कुछ कहा है तो क्या कहा। और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था साथियों? मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वक्फ कानून जो नया लाया गया है, पहले वाले में मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया, कट्टरपंथियों को सपोर्ट किया गया और अब जो नया कानून है उससे जो पसमानदा मुसलमान है उसको इसका फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम डॉक्टर रिजवान मीर से कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान, आप बीजेपी से आते हैं और सबसे बड़ी बात आप पसमानदा समुदाय से आते हैं। तो ये जो पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की बीजेपी की कोशिश है, मौजूदा कोशिश, ये अभी कहां तक पहुंचती हुई आपको दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही एक राजनीतिक दल है और आज भारतीय जनता पार्टी अधिकांश राज्यों में सत्ता में है। अब तो दिल्ली में भी सत्ता में आ गई है, केंद्र में भी सत्ता में है लंबे समय से। और जब जब जो पार्टियां सत्ता में रहती है तो देश का मुसलमान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और सत्तारूढ़ पार्टियों के साथ में बहुत तेजी से जुड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वो लंबे समय जुड़ेगा और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग जो जुड़ेंगे वो छोड़ के चले जाएंगे। तो कुछ देश का मुसलमान ऐसा है जिसका कारोबारी मुफाद है, वो अपने कारोबारी फायदे के लिए जुड़ रहा है। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसा है जो वास्तविक कहीं ना कहीं शोषण का शिकार है और उसे भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं लगती। और नरेंद्र मोदी जैसे जो व्यक्ति है जो संघ की विचारधारा से आते हैं, संघ के कार्यकर्ता से, प्रशिक्षित कार्यकर्ता से आते हैं, क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं को आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी संघ के दफ्तर में झाड़ू भी लगा रहे होते हैं। यानी निम्न स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण के माध्यम से डेवलप होकर जब आता है तो केवल एकमात्र पार्टी ऐसी है, वो भारतीय जनता पार्टी है जो न्याय के रूप में एक लीडर को डेवलप करती है प्रशिक्षण के माध्यम से। ठीक है, शुएब जामाई, आप जरा समझाइए कि आप तो मुसलमानों की बात सबसे ज्यादा करते हैं और आपकी पार्टी का नाम ही है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी आपके जो कोर वोट है उसमें एक बड़ी सेंध लगाने की तैयारी कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दीन इस्लाम में कोई जातीय व्यवस्था धार्मिक आधार पर कभी नहीं रही और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था चारों हदीसों में सही हदीस वो मैंने शुरुआत में शुएब बता दिया, वो सारी बात मुझे लगता है वो आपने बताया। लेकिन दुनिया के किसी कोने में भी जो 250 करोड़ मुसलमान रहते हैं वहाँ पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं, इसका मूल कारण जो है यहाँ का एक कल्चरल जो डेरिवेशन है वो एक रहा है। दूसरी बात, ये आज भी अगर कहीं कुछ जैसे कहा उन्होंने कि हमें भेदभाव मिलता है या हम अंसारी हैं तो हमें भेदभाव है, या फिर वो वजह उसकी धार्मिक वजह नहीं है। आप किस में से आते हैं? आप सवर्णों में से आते हैं कि ओबीसीज में से आते हैं मुसलमानों में? मैं तो मुसलमान हूँ लेकिन मेरे वालिद साहब का नाम मुमताज़ अंसारी है। अच्छा, मुमताज़ अंसारी, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए आप जो जिन कारणों का जिक्र कर रहे हैं, कारण से हटके आप चूंकि नहीं, कारण पे नहीं, मैं आप पॉलिटिकल आदमी, तो मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे लिया कि इससे आपका जो वोट का नुकसान है वो आपको लग रहा है कि उससे कुछ वोट का नुकसान होने जा रहा है? बीजेपी कितना अप्रोच कर पाएगी, कितने मुसलमानों तक पहुंच पाएगी इसके जरिए?
देखिए, मुझे लगता है ये एक इमेज मेकओवर की कोशिश है और इसमें संघ के ही बड़े लीडर्स और बीजेपी के पुराने लीडर्स इससे इत्तेफाक नहीं रखते। पशमानदा मुसलमानों के बुनियाद पर जो बीजेपी ने कोशिश की वो हमेशा फेल्योर एक साबित होता है, क्योंकि हमने देखा कि सौगाते मोदी के नाम पर हमें क्या मिला। हमें ये मिला है कि जो हम हेट पॉलिटिक्स, मेवे मिले, सेवैयां मिली, चीनी मैं बता रहा मिली, हूँ, नहीं, मैं सलवार सूट का उस कपड़ा किट मिला, में कुर्ता पजामा मिला। जी, मैं बता रहा हूँ, वही इसलिए ना मैं वो किट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सौगाते मोदी में क्या क्या था। वो 10 सालों का सौगाते मोदी भी बताएंगे। उसमें ये मिला हमें कि जो हम समझते थे कि जो मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की जो यहाँ से राजनीति है, वो सिर्फ राजनीतिक पार्टी तक सीमित है कि भाई बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं या कुछ नेता मुसलमानों के खिलाफ कह देते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, वहाँ तक सीमित है। ये हमारा भ्रम था। लेकिन अब हमने देखा ये नफ़रत और ये जो हिस्टीरिया है, ये इस्लामोफोबिया जो है आम जनमानस तक भी गया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो नॉन पढ़ा लिखा तबका है उस तक पहुंचा कि जाहिल है समाज, नहीं पढ़े लिखे नहीं, वो पढ़े लिखे तक भी ये पहुंचा। कैसे? मुरादाबाद में एक सोसाइटी है जिसमें सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स की सोसाइटी है। वो एक गलती से किसी मुस्लिम पढ़े लिखे डॉक्टर ने वहाँ पे अपना घर खरीद लिया, तो आपने देखा वो तस्वीरें पूरी वायरल हुई, वो वीडियो भी। तमाम जो पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स थे जो हिंदू समाज से आते हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हम किसी मुसलमान को यहाँ घर लेने नहीं देंगे। ये जो मुस्लिम डॉक्टर है, पढ़ा लिखा डॉक्टर, बॉम्बे के अंदर जो पढ़े लिखे मुस्लिम एक्टर हैं, उनको अच्छे सोसाइटी में घर लेने में दिक्कत होती है क्योंकि वो मुस्लिम है। हालांकि उसका प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब हम सुनिए, मैं सौगाते मोदी की 2 बातें और बता देता हूँ। जब हम ट्रेन में सफ़र करते थे तो कभी हमें ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ से कि भाई कोई इशू है, हमेशा जो है बहुत कोऑर्डिनेशन वे में। लेकिन जब से वो चंदन वाली घटना हुई, आपको याद है, एक आरपीएफ का जवान सर्विस में है, वो ट्रेन में जब जा रहा है तो उसने देखा पहले कि ये दाढ़ी वाला है, ये टोपी वाला है, उसको गोली मार दी। चंदन नाम था उसका, फोर्स में था, पुलिस के अंदर था, वो आरपीएफ था कांस्टेबल। ये भी घटना हुई। तो अब जो ये मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है, ये जो इस्लामोफोबिया है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद तक सीमित नहीं रहा। ये फोर्स के अंदर भी है, ये पढ़े लिखे तबके के अंदर भी है, नॉन पढ़े लिखे कह रहे हैं शुएब कि पहले समाज में हिंदू बना मुसलमान की नफरत फैलाई गई और अब आप ये कह रहे हैं कि अब मुसलमानों के बीच एक तरह की नफरत फैलाई जा रही इसके जरिए। ठीक है फिरोज साहब, आप चूंकि मोमिन कॉन्फ्रेंस से आते हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस तो ओबीसी मूवमेंट की शुरुआत के लिए जानी जाती है, लेकिन इस सच्चाई से फिरोज साहब इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, ऐसे और बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं, इन सारे संगठनों ने मुसलमानों के लिए काम करने का दावा तो किया, लेकिन जिस रसूल के पैगाम को वो लोगों तक पहुंचाने की बात करते रहे, उस इक्वालिटी को ग्राउंड पर नहीं लाया गया। देखिए ऐसा है कि तभी रिजवान साहब कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर तो कोई भेदभाव नहीं होता, बाहर होता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो थियोरेटिकली तो इस्लाम में बिल्कुल सभी बराबर हैं और हम जो बराबरी के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ हम नहीं हैं। हम जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अमंग्स द मुस्लिम्स हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन है, हम लोग हमेशा उसकी आवाज़ उठाते रहे। हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस, आपने बताया कि उस वक्त भी टू नेशन थ्योरी में आप देखेंगे कि उसमें भी कौन लोग थे, अपर कास्ट के जमींदार लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और हिंदुस्तान के अंदर आज अंसारी या जो पासमानदा बरादरी के लोग बचे हुए 85% हैं, वो लोग ने माइग्रेट करने से इनकार कर दिया, इस कंट्री को अपनाया और इसी वजह से आज हम 85% मुसलमान यहाँ हैं और मैक्सिमम अपर कास्ट मुस्लिम जो है वो माइग्रेट कर गए पाकिस्तान। आप एक चीज़ को देखिए, ये जो कहीं पे नज़र कहीं पे निगाह है, वो एक हमारे मोदी साहब जो इस तरह की जो डिवाइड एंड रूल, पहले हिंदू मुसलमान को डिवाइड करो, फिर मुसलमानों को बीच में डिवाइड करो। अरे आपने अभी कहा कि ईद के सेवैयाँ और किट और चीनियाँ मिलती रही, तो आप देखिए गोलियां भी उन्हीं को मिली जो पासमानदा मुसलमान है। जितनी लिंचिंग हुई सब पासमानदा मुसलमानों को ही। उस पर सरकार ने क्या किया? तो क्या मुसलमान सेवैयां खाएगा या गोलियां खाएगा? पासमानदा सेवैयां खाएगा या गोलियां खाएगा? आप इस चीज़ को देखना पड़ेगा। आप सबसे पहले अगर इस देश को तरक्की करना है, इस देश को आगे जाना है, तो ये लिंचिंग बंद करना पड़ेगा, हेट्रेड बंद करना पड़ेगा, हेट्रेड स्पीच बंद करना पड़ेगा। आपने पार्लियामेंट के अंदर, जिसको आज हमारे अमित शाह जी कहते हैं कि पार्लियामेंट का लॉ है, कौन नहीं मानेगा, आप पार्लियामेंट के अंदर इतना ही हेट स्पीच, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुसलमान होने के नाते गाली दे रहे हैं, आप उसको टेररिस्ट बोल रहे हैं, आप उसको क्या क्या नहीं बोल दिया। आप गृह मंत्री के उस बयान को क्या धमकी के तौर पर देख रहे हैं
किसको? संसद से कानून पास हुआ है। वो रमेश भिदोड़ी के बयान को कह रहे हैं जो उसने दानिश को कहा। अच्छा अच्छा, तो आप उसी संसद में सब कुछ हो रहा है, आप वहीं पे आपका नाम है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आपका आदमी, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, और आप उसको तो ये इस तरह का चीज जो है, ये जो नैरेटिव पैदा किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये देश हित में नहीं है, और इससे नुकसान पूरे हिंदुस्तान को। ये आज आप कर रहे हैं। आज आप देखिए ना, हमारे बहुत अच्छे दोस्त वो तो पसमानदा को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं ना। मैं वही तो कह रहा हूं ना, पासमानदा को बढ़ाने के लिए मैंने एक ही सवाल हर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता हूं, और जब भी बात आती है। आपका पूरा नाम फिरोज अहमद अंसारी है जी। आप भी 85 में से आते हैं जी, बिल्कुल। तो आपका वोट भी चाहिए मोदी जी को। और एक चीज मैं बता दूं आपको, मैंने कहा कि मैं मोदी जी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और बिल्कुल दूंगा जिस दिन ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट को लागू कर दें, और लागू करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करके और पूरा देश में कह दे कि साहब हमने पसमानदा मुसलमान। आप एक तरफ रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो कहता है कि मुसलमानों में भेदभाव नहीं है, धोबी अगर हिंदू है, मुसलमान है, चाहे कोई भी हो, उसको समान रूप से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आप उसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध कर रहे हैं। आप उस कमीशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने इसका के लिए जवाब रिजवान साहब से ले लेंगे। आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए केजी बालाकृष्णन कमीशन को आप गठित कर रहे हैं। आप सबसे पहले अगर सामाजिक न्याय पसमानदा मुसलमानों के साथ करना है, तो आप केजी बालाकृष्णन कमीशन को डिसॉल्व कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्टैंड लीजिए कि हम सपोर्ट करते हैं रंगनाथ मिश्रा कमीशन को, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के वो जितने भी पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कहा है इक्वालिटी के लिए, उसको इंप्लीमेंट करें, तब हम समझेंगे कि पासमानदा मुसलमानों के हितैषी हैं। अदरवाइज केवल पॉलिटिक्स है और नैरेटिव्स है मुसलमानों को आपस में बांटने का और लड़ाने का। डॉक्टर शकील, मुझे याद आ रहा है साबिर अली जब बीजेपी में आए थे, बिहार से ही हैं वो भी, और उन्होंने ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद 2022 से पसमानदा मुसलमानों की बात होने लगी। 24 में बाकायदा रणनीति में भी इसको शामिल किया गया। आपको लग रहा है कि बीजेपी की ये कोशिश कुछ कामयाब हो रही है, कुछ काम करेगी, या आपको सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल दिख रहा और एक तरह का जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं फेस सेविंग का तरीका? देखिए, ये सवाल जो है इसके जवाब हम आपको फौरन देंगे, लेकिन इससे पहले दो सवाल पैदा हुए। एक तो हमारे प्रधानमंत्री का आपने स्पीच अभी आपने सुनाया था, जिसमें उन्होंने 13 के बिल के बारे में वो कह रहे हैं, जो वक्फ बिल 13 में आया। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है जो जनता को जानना चाहिए। 13 का वो बिल जो पास किया गया, जिसको भूमाफिया और कितने गलत लफ्ज़ों से का इस्तेमाल किया इन्होंने, प्रधानमंत्री ने, वो बिल तो बीजेपी के द्वारा ऑल अपोजिशन के यूनानिमस सपोर्ट से पार्लियामेंट में पास किया गया था। यानी उस वक्त 13 की बीजेपी और आज की बीजेपी में क्या कोई फर्क हो गया, ये एक सवाल है। क्या वो स्टैंड आज बदल गया? एक दूसरी बात जो आपने बहुत तफसील से पसमानदा मुसलमानों की बात रखी, बहुत एक्यूरेट। इस्लाम में कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है ऊंच नीच की, जात पात की, पसमानदा अपर कास्ट और लोअर कास्ट की। लेकिन हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठे हैं, जहां हिंदुस्तान में हजारों नहीं, अगर लाखों साल की इनकी तहजीब है, तो लाखों सालों से इसी बात पर मुनहसिर करता है हिंदुस्तान का एक एक फर्द कि वो क्या है। वो इंसान की जिंदगी भी गुजारने के लिए मजबूर है। अगर वो दलित है तो उसको इंसान भी नहीं माना गया। उसकी परछाइयों से भी बचने की, उसके निशान को भी हटाने की कोशिश की गई। उसके पीठ में झाड़ू बांध दिया जाता था। तो ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। अभी वक्त को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों ने हाथों में पट्टियां बांधी, काली पट्टियां, और उस पर केसेस दर्ज हो गए और फाइन लगी लाख 2-2 लाख रुपए। ये कौन लोग हैं? क्या इनमें कुछ पसमानदा भी हैं? ओबीसी को जब रिजर्वेशन देने की बात होती है, बीजेपी उसके खिलाफ होती है। तो फिर इन दोनों, ये आपके स्टैंड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे आप मुसलमानों में, पसमानदा मुसलमानों को यह समझाएंगे कि बीजेपी उनके फेवर की बात कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बताना चाहता हूं, जब देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, तो उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली, और भारत के संविधान की शपथ लेके ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रदेश चला रहे हैं। तो अगर वो कोई कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई उन लोगों पे हो रही है जो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। नहीं, हाथ में पट्टी काली बांध लेना संविधान विरोधी कैसे? अगर कानून है, अगर नहीं, रिजवान भाई बताइए ना जरा सा। कानून है, एक काली पट्टी हाथ में किसी ने बांधी है विरोध के तौर पर। रिजवान भाई जरा सुनिए तो। कानून है, नहीं वो
ये रटा रटाया नेताओं वाली बात ना करिए। सबके पास है। हाँ। लेकिन अगर कानून है, कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है, नहीं, यही तो आप मैं जानना उस चाह रहा हूं, ये कौन सा description को कानून है पढ़िए। कि अगर- काली पट्टी अगर किसी के हाथ पे कानून का बंधी है विरोध के उल्लंघन तौर हुआ है, पर? कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है, अगर कहीं आगजनी हुई है, कहीं तोड़फोड़ हुई है, आगजनी वाले या तो सारे कहीं- जेल जा रहे हैं। नहीं, या उनको कहीं जाना उस भी प्रकार चाहिए। का कोई काम हुआ है, केवल वही चीज है। नहीं तो ये विपक्ष जो है चीजों को वो highlight कर स्पेसिफिक रहा है। केस की बात और कर रहे हैं। दूसरी अभी जो सबसे बड़ी काली बात पट्टी मैं आपको बांधने पर बताना 2-2 लाख चाहता की हूं। बॉन्ड वही- भरवा वही- रहे हैं। ये जो बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं, ये मुचलकों के, ये इसीलिए भरवाए जा रहे हैं कि देश में कहीं दंगा ना हो। क्या बात करते बॉन्ड हैं? भरवाए जा रहे हैं। भाई, इलेक्शन उन्होंने होता कोई है, क्राइम आप किया जानते नहीं, हैं, उनकी बात पूरी चुनावी फिर। टाइम में भी बॉन्ड भरे जाते हैं। जो जिन बूथ पे ये कैप्चरिंग का अंदेशा होता है, जिन बूथ पे झगड़ा होने का खतरा होता है, जिन बूथ पे पत्थरबाजी होती है, एक समुदाय विशेष को वहां जाने नहीं दिया जाता है कि वो हमारे एरिया के अंदर बूथ है, हम अपनी मर्जी से डाल लेंगे, तो उधर उसके वोट डालने से लिए भी डरता है वो कि झगड़ा हो जाएगा, पत्थरबाजी हो जाएगी, तो वहां भी लोगों को मुचल का पाबंद करते हैं। एक समुदाय तो मुचल विशेष का नाम पाबंद- ले लीजिए आप, ऐसे नहीं हाँ, काम चलेगा। हाँ, छिपा छिपा के नहीं बात देखिए- चलेगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जहां जो माइनॉरिटी में है, हाँ। ऐसे बहुत सारे बूथ हैं जहां जो तबका माइनॉरिटी में है वो वहां वोट डालने भी नहीं जाता, हेजिटेट होता है। और कहीं ऐसे बूथ हैं कि जहां दूसरा तबका नहीं जा पाता, तो चलिए, हमारे ठीक यहाँ है। ये चीजें चलती हैं। ठीक तो है। उन्हें हम अति संवेदनशील और संवेदनशील कैटेगरी में रखते हैं, और प्रशासन ये कार्रवाई करता आया है। ठीक ये है, ठीक आज है। नहीं हो रही है। शोएब, 70 साल एक- कांग्रेस का शासनकाल रहा, कांग्रेस ने भी इसी प्रकार से कार्रवाई की है। शोएब, एक रिस्पांस इस पर आप दे दीजिए कि ये जो काली पट्टी बांधने पर कार्रवाई हुई है, दरअसल ये एक तरह से चूड़ी टाइट करने वाला मामला बता रहे हैं, मुझे लगता है मैं रिजवान यही साहब। पूछना चाह रहा हूं कि एक मोहल्ले के 300 लोग जुमा की नमाज में या किसी भी नमाज में काली पट्टी बांध करके, बस सिर्फ काली पट्टी बांध के इससे नमाज शांति भंग होने का खतरा है भाई। हाँ, सिर्फ नमाज पढ़ने चले गए हाँ। और नमाज पढ़ के शांति से अपने घर आ गए। ना कोई विरोध प्रदर्शन किया, ना प्लाकार्ड दिखाया, ना कुछ किया, बस काली पट्टी बांध के एक सांकेतिक विरोध जो दर्ज लोकतंत्र का हिस्सा है, हमारे लोकतंत्र में इसकी इजाजत है, संविधान ने इसकी इजाजत दी, करके आ गए। मुझे एक ऐसा इंस्टेंस बता दीजिए कि किसी हिंदू समाज के लोगों ने या हमारे किसी और अन्य धर्म के लोगों ने यहां से कभी काली पट्टी बांध के इस तरीके से कोई सिर्फ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया हो और उस पर कोई किसी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बॉन्ड भरवाया 2-2 लाख। पसमानदा मुसलमान कहते हैं उनके तो पास कुछ पैसे लड़ाई लड़ी नहीं उन है। लोगों की या कि नहीं आप लोगों ने? लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अभी कल ही चलिए, यहाँ ठीक है। से जफर साहब का फोन आया है केस लड़ने के लिए, हम इसको हाई कोर्ट में पिटीशन देकर के चैलेंज करने, तो हम ठीक तो है। लड़ रहे हैं। लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई किसी और समाज के साथ कभी हुआ? नहीं हुआ। आप जिन पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, कहते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर है, पिछड़े हैं, आप उन्हीं से 2-2, 3-3 लाख रुपए बॉन्ड भरवा रहे हैं। ऑडियंस के सवालों को शामिल कर लें, बहुत सारे सवालों के साथ यहाँ लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी मुसलमानों की जो पसमानदा मुसलमान है उसकी डेवलपमेंट की बात कर रही है, लेकिन वो डेवलपमेंट कहाँ है? बल्कि मुसलमानों की जो वक्त की प्रॉपर्टी है उसे छीनने पे लगी हुई है, और आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात और कर कोई रहे हैं। सवाल किसी का भाई? इन्होंने बोला कि मतलब हमारी जमीन ले लेंगे या मोदी जी मुसलमानों के विरोध में है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। पाकिस्तान में एक अंसारी समाज का जो नीच समाज का मुसलमान था, नीची जाति का, उसने एक बड़ी जाति की लड़की से शादी की। सर, उसको 80 गोलियां मारी गई थी। अतीक अहमद, आपने नाम सुना होगा। अतीक अहमद के परिवार की एक लड़की किसी नीची जाति के मुसलमान के साथ भाग पहली गई बात थी। तो हमारे यहाँ कोई एक मिनट, नीची जाति, हाँ, ऊंची जाति नहीं है। उसको उसकी मॉब लिंचिंग हुई शब्दों का थी। ख्याल तब ये लोग What कहाँ is this नीच थे? जाति और बात या आती है नीची काली जाति? पट्टी की, तो आप विरोध कर रहे हैं, तो आप काली पट्टी बांध के क्यों नहीं आए फिर? अच्छा, ठीक है भाई, आप लोगों ने काली पट्टी बांधी थी क्या? बिल्कुल बांधी थी। एक सवाल पहले रिजवान साहब आप इसका जवाब दीजिए कि भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। ये पहले इस सवाल का जवाब। देखिए, जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उसके ध्वज में हरा रंग 33% सम्मिलित किया गया, और वहाँ प्रथम जो जनरल सेक्रेटरी थे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो सिकंदर बख्त साहब को बनाया गया, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरिफ बेग साहब लेकिन को आज बनाया के गया। वक्त में सरकार में कोई और- भी मंत्री नहीं है। नहीं, आज ये के भी तो टाइम में सच्चाई है। आज के टाइम में भी मैं बता रहा हूँ, आप आज के टाइम पे भी आते हैं चलते हुए, तो ये भागीदारी सुनिश्चित की गई ध्वज के अंदर ही हरा रंग सम्मिलित करके कि यहाँ जो है सबका समान रूप से प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मुस्लिम समाज ने, और मैं कहता हूँ उस अशराफ मुस्लिम के बहकावे में आके या उसके डायरेक्शन में आकर, या उन्होंने जो मदरसों से जो नीति थोपी, मस्जिदों से जो नीति थोपी, इमाम साहब जब दुआ कराते हैं तो दुआ में उसने जो नीति थोपी, उसके बहकावे में आके उसने भाजपा को हराने का ठेका ले लिया। जब भारत का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका लेगा और मुसलमान के जिम्मे ये हिस्सेदारी आएगी कि कुछ भी करना है, बस हमें केवल भाजपा को हराने के लिए वोट देना है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो बहुसंख्यक समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ
जाएगा और उसे दिखेगा जब ओवैसी अलल ऐलान कहेंगे कि मुसलमानों, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो गैर भाजपा के विरोध में लड़ रहा हो, जो भाजपा ठीक को है, हरा ठीक है। सकता हो। तो ये जो मानसिकता पैदा हुई, इस मानसिकता ने विभाजन को बड़ा रूप दिया और ये खाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये ठीक है, मानसिकता ठीक है। यहां से हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके का एक राजनीतिक दल है जैसे कांग्रेस, सपा या बसपा है। बस मुसलमानों को ये चाहिए कि वो उस पर एतमाद करे, एक बार यकीन करे और नरेंद्र मोदी पे विश्वास करे। इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूं, आज ये वक्फ जो खुर्द बुर्द होके लोगों की संपत्ति बना हुआ है, जो केवल चंद अशराफों को अरबपति बनाने में लगा हुआ है, वो आपको बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने में भूमिका निभाएगा। फिरोज साहब, ये मुसलमानों ने को ठेका क्यों दे दिया गया कि वो बीजेपी को हराएगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मुसलमानों ने कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कहा, हमेशा से पॉलिसी के खिलाफ कहा। जिस पार्टी ने मुसलमानों के हित को नकारा है, मुसलमानों ने उस पार्टी को नकारा है, पॉलिसी को। हम तो खुद कह रहे हैं कि आज अगर मोदी जी ऐलान कर दें इस बात का कि हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन को इंप्लीमेंट करेंगे और के.जी. बालाकृष्ण कमीशन को डिसॉल्व करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम सपोर्ट करेंगे, हम कल वादे के साथ कहते हैं कि वुमेन कॉन्फ्रेंस ऐलान करेगा, बीजेपी को वोट दो। ठीक है। हमारी बीजेपी से नहीं मतलब वैसे है। तो ये डिबेट नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अब तक 10 सालों में जितनी नरेंद्र मोदी जी स्कीम लाए हैं, सरकारी योजना, चाहे वो जनधन की योजना हो, चाहे वो नहीं, ठीक है, आवास की ये योजना बातें बहुत हो नहीं, चुकी हैं, मैं रिजवान। पूछ रहा हूं, जितनी भी योजना लाए हैं, सबको चाहे वो मिल रहा आयुष्मान फायदा? की योजना हो, आप ठीक मुझे है। बताइए कौन सी एक योजना ऐसी है जिसमें मुसलमान पात्र नहीं है, मुसलमान उसका लाभ नहीं ले सकता? एक योजना का नाम बताइए। जितनी योजना नहीं आ तो रही हैं, मुसलमान सबका- शहरी है ना, हाँ, तो सबका मुसलमान लाभ एक अगर हिंदुस्तानी भाजपा तो को उसको मिल रहा फायदा है, तो मिलेगा ये मिलेगा। रंगनाथ ये भी मिश्रा जितनी सरकारें केवल रही एक हैं, वहाँ कमीशन भी लागू होने सरकारी से योजना जो आप आती थी वो भाजपा सबके को लिए वोट लागू देंगे। होती एक-एक करके। ये ऐसा इतनी नहीं सारी है योजनाओं को आप लाभ ले रहे हैं, इसके माध्यम से आप भाजपा को कुछ प्रतिशत वोट क्यों नहीं दे नहीं सकते? रिजवान साहब, इसका क्या मतलब होता है लाभ ले रहे हैं? हिंदुस्तान का रहने वाला है, हिंदुस्तान की सारी स्कीम जो सब पे लागू होगी वो उस पे लागू होगी। एक भी योजना सरकार ने ऐसी नहीं बनाई जिसमें मुसलमान को अपात्र योजना बताया से हो पहले से कि चल रही है। मुसलमान इसकी ऐसी तो application योजना बनी भर नहीं सकता। सकती ना। वो सारी योजना शोएब पहले से शोएब चल रिस्पॉन्स रही है। करना चाह रहे हैं। शोएब, मैं चूंकि पढ़े लिखे वाली बात हुई कि भाई डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, मैं बता दूं थोड़ा सा। और एक उस सवाल का जवाब कि आप काली पट्टी क्यों नहीं बांध के आए भाई? दूसरे मुसलमानों को आप काली पट्टी बांधने के लिए हाँ, कह नहीं, देते मैं उसका- हैं, वो बेचारा जो है क्या फाइन भर रहा हिंदुस्तान को होता है। पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? हमारा सेकुलर स्टेट है, हमारा किसी मुल्क से कोई मतलब नहीं, और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। ठीक है, मैं जवाब दे दूं थोड़ा। पहला तो ये जवाब आपका कि भाई हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पर, बल्कि जंतर मंतर में पूरे असदुद्दीन ओवैसी साहब और मैं खुद वहां मौजूद रह के, और सारे लोग थे, हमने वहां विरोध प्रदर्शन किया और अभी कलकत्ता में भी होकर के आए हैं, सारा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब आपका एक जो मैंने एक पॉइंट उठाना था कि देखिए, ये कहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, ये बनाएंगे। सरकार एक हमारे यहाँ था फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, ठीक है ना? उसे खत्म कर दिया गया। मैं खुद जामिया का तालिब इल्म स्टूडेंट हूँ और जामिया में हमने पढ़ाई की। मैं जब पीएचडी कर रहा था जामिया में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, तो मौलाना आज़ाद फेलोशिप चला करती थी, उसमें यूपीए की सरकार थी उस समय। उसके बाद फिर मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास कैलिफोर्निया चला गया। हम जब वहाँ से वापस आए, आज हालात आप देखिए, उसी मौलाना आज़ाद फेलोशिप की वजह से हमें पीएचडी के दौरान फेलोशिप मिला करती थी। इवन कि यहाँ से कि देश के लाखों मुसलमान बच्चों को फेलोशिप मिलती थी, मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक, और ये पिछली सरकारों की योजनाएं थी। ठीक है, नहीं तो इसमें तो कहा जा रहा है कि बाकी सारी जो स्कॉलरशिप है वो तो सबको मिल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ से उसको मर्ज भी नहीं किया गया किसी। अभी यहाँ से, चूंकि मैं खुद डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का हिस्सा हूँ इस वक्त, और हमारे अंडर भी कई लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो मैं उन स्टूडेंट से तो पूछिए आपकी क्या हालात। मौलाना आज़ाद फेलोशिप ख़त्म होने के बाद कई सारे हमारे स्टूडेंट, जो मेरे खुद भी रहे, जिनको मैंने मास्टर्स में पढ़ाया है, वो बेचारे आज पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, उनको यहाँ से 10-15 हज़ार की नौकरी करनी पड़ रही। ये मौलाना आज़ाद फेलोशिप ख़त्म जो सरकार ने किया है, ये क्या आप डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए खत्म किया है या फिर उसको अनपढ़ बनाने के? जो अपॉर्चुनिटीज ग्रो हो रही थी, ठीक है, अगर आप हायर इजाजत दें तो मैं जरा एजुकेशन में जवाब मुसलमानों दूं। के बहुत जाने छोटा के सा आपने डॉक्टर उसी रिजवान, फेलोशिप को ठीक है, खत्म कर दिया। डॉक्टर रिजवान और इसका फिर जवाब आप कैसा देंगे? ये आप ठीक है, उपमान श्योर, करने की श्योर, बात डॉक्टर इन रिजवान। लोगों की कोशिश से हिंदुस्तान की जो जातियां हैं, जिसे अभी हम पसमानदा कह रहे हैं, वो सबकी सब 85% ओबीसी में शामिल हो गई। अब फेलोशिप यहाँ की बात आपस कर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नहीं, ये मौलाना आजाद हाँ, मैं फेलोशिप उसी का क्या जवाब बहाल दे रहा करने हूं, वाले मैं हैं उसी आप का लोग? जवाब दे रहा हूँ। यहाँ जो ओबीसी में हम स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो ज्यादा थी, और जो मौलाना आजाद में मिलती थी वो स्कॉलरशिप कम थी, और अच्छा, उसमें इसलिए- पात्रता कम थी। और यहाँ जब ओबीसी में हम अपना अप्लाई कर रहा है, कोई भी मुस्लिम बच्चा कर सकता है, जब वो ओबीसी में अप्लाई कर रहा है उसे स्कॉलरशिप बराबर मिल रही है। तो सरकार नहीं मिल रहा। सरकार आपको ने तथ्य
तथ्यों का लॉन्ग नहीं पता है डिस्कशन किया। अरे सरकार रिजवान ने इस साहब पे आपसे बिल्कुल नहीं निमंत्रण पता मांगे। है। सरकार ने स्मृति ईरानी मौलाना जी आजाद मंत्री थी, फेलोशिप उसके की ऊपर जो है, ओपन डिबेट हुआ स्टाइपेंड और PhD ये के मिला दौरान कि 47 मिनट जरा उनकी बात पूरी। स्कॉलरशिप है इसे बंद करके ठीक है। जब हम ओबीसी में दे रहे हैं तो तमाम मुसलमानों को ओबीसी में ही देंगे। ओबीसी में या तो रिजर्वेशन आप मिलता है बताइए कि भैया, आप केवल फेलोशिप minority कहाँ हैं, मिलता है? आप ओबीसी है ही नहीं, आप OBC SC में है कौन ही सा नहीं। फेलोशिप एक मिलता तरफ तो बताइए? आप ये भी मांग रहे हैं कि नहीं, हम नहीं, जान OBC में मुस्लिम कौन सा हैं, फेलोशिप मिलता है? मास्टर्स ऑफ PhD जो है बताइए। ओबीसी को सारे ऐसे बात scholarship किसी को मिले हैं। समझ में नहीं आएगी। एक Abroad मिनट, डॉक्टर education शकील कुछ के कहना लिए चाह मिले रहे हैं। आप सरकार की रिजवान साहब योजनाएं आपकी देखिए। बात पूरी हो गई? रिजवान साहब आपकी गलत बात तथ्य- डॉक्टर शकील ये डॉक्टर गलत तथ्य, शकील इनको डॉक्टर नहीं शकील पता को जरा इस बारे डिबेट- डॉक्टर शकील हाँ ये 2-3 बातें यहाँ पे है। जो सबसे पहले हमारे भाई ने, रिजवान साहब ने कहा कि एक पार्टी का मुसलमानों ने विरोध करने का ठेका ले रखा है तो वो क्या करेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपने फैसले लेने का हक है और वो लेता है। लेकिन क्या बीजेपी ने मुसलमानों के लिए रास्ते खोले हैं? क्या बीजेपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में मुसलमानों को शेयर दे रही है? विधानसभाओं में क्या टिकट देती है, पार्लियामेंट में क्या टिकट देती है, पंचायतों में क्या टिकट देती है? उनके रिप्रेजेंटेशन को नील नहीं कर दिया और उनके नाम पर समाज को क्या नहीं बांट दिया? हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटकर आप चाहते ओबीसी मुसलमानों की बात तो ये कहने भर है। चूंकि 80% आबादी मुसलमानों की ओबीसी की है तो जहां विक्टिम होता है, सब चीजों का चर्चा किया, वो हमारे ओबीसी के ही भाई, पसमानदा भाई ही विक्टिम होते हैं। एडुकेशन की बात ये कर रहे हैं, मौलाना आजाद फाउंडेशन बंद कर दिया गया, ओबीसी और 10th और 12th के जो स्कॉलरशिप थे वो बंद कर दिया गया। मदरसों के ऊपर ताला लगाने की कोशिश नहीं, ताला लगा दिया गया उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। इन्होंने कहा कि कानून से चलती है, तो गैर कानूनी मदरसे चल रहे थे ये कहा गया। नहीं, कानून से चलती है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, बुलडोजर जो है सबको ठीक करो, सबको मुआवजा दो जिनके घरों को तोड़ा है। तो मुसलमानों के लिए अलग कानून बना के रख दिया है। क्या आरएसएस के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए? वहां ये जा सकते हैं क्या मुसलमान? नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते। आपने कभी कोशिश की वहां जाने की? आपको जी रोका जी, गया? हजारों की तादाद में गए लोग और वापस हो गए। कहां है साबिर ठीक है। अली जिनकी चर्चा कर रहे थे? बीजेपी में मैं गवाह हूं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके लिए बातचीत हुई कि एक रिप्रेजेंटेटिव तो तुम बनाओ, तो नहीं दिया गया। आज कहीं नहीं है नामो निशान मुस्लिम बेचारे राष्ट्रीय का। मंच तो बाकायदा मैं ये काम कर रहा है। नहीं, ये सब मंच दिखावा है। आप बताइए ना, डेमोक्रेसी में क्या चाहिए? लोगों को रिप्रेजेंटेशन चाहिए। डेमोक्रेसी हिस्सा ठीक है, बस विधानसभा बस का, पार्लियामेंट अब- का, वहां मैं एक बात करके खत्म कर रहा हूं अब कि ये बस जो इस पे लाइए लड़ाई जरा कि है, पसमानदाओं की जो फिक्र कर रहे हैं मोदी जी और बीजेपी फिक्र कर रही है, ये इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई परेशानी? ये पूरा पूरा छलावा है, अच्छा। धोखा है। ये धोखाधड़ी है लोगों को बताने की, मुसलमान समाज को बताने की कि ये इस बीच में ठीक इनको है। दिया। मैं कहता हूं पसमानदा मुसलमान को इन्होंने क्या पार्लियामेंट आजादी के बाद कोई ऐसा था कि पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर नहीं हो? इन्होंने जिन लोगों के बुनियाद पर पॉलिटिक्स किया था वो भी लोग आज हाशिए पर चले गए। हाशिए पर ठीक है, चले ठीक है, मुझे शो खत्म करना है, बहुत कम वक्त रह गया। फिरोज साहब, एक 30 सेकंड आपके लिए फाइनल कमेंट। अगर पसमानदा मुसलमानों की तरफ बढ़ने की बात हो रही तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? नहीं, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि हम तो बढ़ने के लिए और हम तो गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारी वेलफेयर की बात करें। आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन को खाली इंप्लीमेंट कर दें, ओपन दिल से रंगनाथ मिश्रा कमीशन को ठीक है, आप ठीक है। इंप्लीमेंट कर दें और केजी बालाकृष्ण को डिसॉल्व कर दें। सुप्रीम कोर्ट से अपना जो अपोजिशन आपने वहां कर रखा है उसको विड्रॉ कर ले। अरे ठीक है, पसमानदा ठीक मुसलमान, है। हमने तो कहा कि हम किसी पार्टी विरोध नहीं है, हम पॉलिसी विरोध है। और ये बात ठीक है, हर कोई पूरे हिंदुस्तान जानता है कि मोदी जी बोलते कुछ है और करते जस्ट उसका रिवर्स उल्टा करते हैं। शोएब ये जामाई, सभी छोटा जानते सा 30 सेकंड में, क्या आपकी पॉलिटिकल नुकसान आपको हो रहा है देखिए, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं हमने- इसका? कांग्रेस की मुखालफत भी हम करते रहे। जब जब यहाँ से सच्चर कमेटी की बात आई और सच्चर कमेटी को भी यहाँ से कूड़ेदान में डालने का काम यहाँ से कांग्रेस ने किया था। हालांकि पार्लियामेंट में टेबल हुई, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट नहीं किया था। यूपीए के सरकार में भी 2007 में ही यहाँ से वो टेबल्ड हुआ था, उसके बाद भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन जो पार्टियां, हम ऐसा नहीं है कि चूंकि मोदी से हमें नफरत है तो हम यहाँ से प्रधानमंत्री, नहीं, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उसकी गरिमा है और हम उसकी यहाँ से इज्जत करते हैं। लेकिन एक पॉलिसी की बुनियाद पर, चाहे कांग्रेस हो
चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जहां जहां हमें लगता है कि मुसलमानों को हुकूक नहीं दिए गए या फिर पॉलिसी के बुनियाद पर एंटी मुस्लिम पॉलिसी या राजनीतिक सशक्तिकरण हो, शैक्षणिक सशक्तिकरण हो या धार्मिक सशक्तिकरण हो, इन तीनों जगहों पर जहां मुझे लगता है कि उनके खिलाफ पॉलिसी होगी, हम मुखालफत करेंगे, चलिए। सड़क पर भी करेंगे, संसद में भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कहीं पे नजर, कहीं पे निगाहें, ये माइनॉरिटीज को के नैरेटिव बना करके अल्टीमेटली आप देखेंगे कि दलित हिंदुओं और दलित ओबीसी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा उनको नुकसान होने वाला है। डॉक्टर रिजवान 30 सेकंड आपके लिए फाइनल कमेंट। आप ये बताइए कि भरोसा कैसे जीतेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी को ये स्वयंभू मुसलमानों का नेता साबित करने के लिए लगे हैं। अगर वो मुसलमानों के इतने ही बड़े नेता मैदान हैं, खुला तो आपके लिए उनका प्रतिनिधित्व संसद के अंदर कितना है, कितने मुसलमानों को वो जिता के लेके जाते हैं पूरे हिंदुस्तान से, या कितने मुसलमानों आप कितनों को ला रहे हैं सर, ये बताइए। ठीक है, अगर असदुद्दीन ओवैसी को स्वयंभू वो मुसलमानों का लीडर थोप रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान ने हमेशा बहुसंख्यक समाज के एक व्यक्ति को अपना नेता माना और उसकी पार्टी को बनाया। अब सपा को ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहते थे, लेकिन मुसलमानों को धोखा मुल्ला मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने भी दिया। बसपा के साथ मुसलमान इसका वक्त नहीं है, सुनिए, मुझे शो खत्म करना है। 70 साल कांग्रेस ने मुसलमानों को कितना जोड़ पा रहे, बस ये बता दीजिए। अगर एक बार मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करे, जब आप कांग्रेस से भी धोखा खा चुके, आप सपा बसपा से भी धोखा खा चुके, चलिए ठीक है, एक बार विश्वास डॉक्टर रिजवान और भाजपा के साथ आए तो हो सकता है आपको वो अब विश्वास तो आपको करना है ना मुसलमानों पर। आपको जो है सरकार तो आपकी है। ठीक है, मुझे शो खत्म करना है। बीजेपी की कितने दिन बीजेपी में रहेंगे, यही गारंटी नहीं। ठीक है डॉक्टर रिजवान शो खत्म करने का टाइम हो रहा है। बीजेपी की ये अपील है, डॉक्टर रिजवान ये अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों को एक बार बीजेपी पर भरोसा करके देखना चाहिए। अब ये मुसलमान तय करेगा, लेकिन इस प्रोग्राम को अगर आप और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव मुझ तक पहुंचा सकते हैं mail@indiatvnews.com के जरिए, और आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं @dhusainrizvi के जरिए। बीजेपी का हिंदुत्व वाला फॉर्मूला अलग अलग जातियों में बटे हिंदुओं को एक करता है, जो ये बताता है कि जाटव, कुर्मी, मल्हार, धोबी, राजभर, चाहे आप जो कोई भी हो, अपने घर पे हो, लेकिन राजनीति के लिए आप सिर्फ हिंदू हैं। और इसीलिए 80-20 के फॉर्मूले ने बीजेपी की ताकत को लगातार बढ़ाया है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब बीजेपी की नजर मुसलमानों में 85 बनाम 15 पर है, और इसके जरिए एंटी मुस्लिम होने का दाग भी धुलेगा और वोटों का इनाम साथ में मिलेगा। लेकिन लोगों का मानना है कि पसमानदा बनाम अशराफ की लड़ाई अब इतनी भी बड़ी नहीं है जिसकी वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ एक ना हो सके। और इसीलिए लोग कहते हैं कि मुसलमानों को कोई उलझन नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बस पहले जैसा मन नहीं है। मैं अपनी उलझनों को सुलझा रहा हूं, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।